जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस संसार में हम जितने भी चीजें देख रहे हैं उसको हमने लिविंग या नॉन लिविंग में कैटेगराइज कर दिया है। मैं लिविंग हूँ, आप लोग सब लिविंग हो, ये पेड़ पौधे लिविंग है, ये हाथी घोड़ा सांप बिच्छू मछली बिल्ली ये सब लिविंग है। तो ऐसी क्या विशेषताएं हैं हम में कि हम हमारी गिनती लिविंग में हो रही है, और ऐसी क्या खामियां हैं इन नॉन लिविंग थिंग्स जैसे ये डॉल कार टेबल सॉक्स ब्रश, इनमें ऐसी आखिर क्या खामियां हैं कि इनकी गिनती हम नॉन लिविंग में कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। The first characteristic which is shown by living organism is definite shape and size. Living organisms show a definite shape and size, and due to this property, living organisms are called amorphous. First property is definite shape and size. Living organisms show this property due to which they are called morphous. और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनका कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता, इसलिए उनको हम कहेंगे एमॉर्फस। देखो, मॉर्फस के आगे ये जो ए लगा है इसका मतलब हुआ विदाउट, मतलब इनके पास वो डेफिनाइट शेप एंड साइज शो करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए हमने इनको कहा एमॉर्फस। नाउ कम टू द सेकंड वन, इट इज ऑर्गेनाइजेशन। What is organization? It is the differentiation of body into smaller units and subunits which are arranged in an orderly manner. इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे हम ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ये सब सिस्टम्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। तो उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एग्जांपल क्या क्या होगा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का? लीवर, पेनक्रियास, स्टोमक, इंटेस्टाइन, एनस एक्सेट्रा। तो सपोज जैसे रुको, तो देखो, जैसे ये ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिलके एक सेल बना रहे हैं, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हैं, और ये सब वेरियस ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो, ये ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल मिलके सेल बनाए, सेल मिलके टिश्यू बनाए, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाए, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाए, और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये मिलके ऑर्गेनिज्म बनाए। सो
हम ये कह सकते हैं कि या हमें देखने को मिल रहा है कि बॉडी का जो अरेंजमेंट हुआ है, बॉडी का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हुआ है, या हम कह सकते हैं एक डेफिनाइट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है बॉडी में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है ना बॉडी में, इसकी वजह से ही लिविंग बीइंग को ऑर्गेनिज्म कहा जा रहा है। ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन a living being is called organism। अब पता चला क्यों हम ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, इसीलिए उनको हम लिविंग बींग्स को हम ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। नाउ कम टू थर्ड वन विच इज ग्रोथ। जब हम इस संसार में जन्म लिए तब हम ऐसे थे, और आज हम ऐसे नहीं हैं। आज हम इतने देखो बड़े हो चुके हैं। सो दिस इज ग्रोथ। तुम सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा किसी शादी वगैरह में, कोई अगर रिलेट तुम्हें बहुत सालों बाद मिल रहा है, जब तुम्हें छोटे वक्त में देखा होगा और बहुत साल अगर के बाद अगर मिला, तो वो बोलता है कि अरे बेटा तू तो बहुत बड़ा हो गया है, या अरे बेटी तू तो बहुत बड़ी हो गई है। तो वो जो बोल रहे हैं कि तू बहुत बड़ा हो गया है, तू बहुत बड़ी हो गई है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि तुम लोगों में ग्रोथ हुआ है। सो ये जो ग्रोथ है, ये हो कैसे रहा है? बॉडी में आखिरकार ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं कि वो ग्रोथ करा रहा है? देखो, हमारा बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ है। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये सेल्स अंडरगो करते हैं माइटोसिस। सेल्स अंडरगो माइटोसिस, है ना? माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो इस माइटोसिस का परिणाम क्या होता है? माइटोसिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स। तो माइटोसिस होगा अगर बॉडी में, तो उससे क्या होगा? बॉडी में जो सेल्स का जो नंबर है और जो सेल्स का जो साइज है वो बढ़ेगा। और अगर सेल्स का नंबर बढ़ा और सेल का साइज बढ़ा तो वो ग्रोथ कराएगा। सो वी कैन डिफाइन ग्रोथ एज द इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू अनदर कॉन्सेप्ट, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट मीन्स ऐसे इवेंट्स जो कि साथ साथ होंगे। और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। We will get to see mutually inclusive event in unicellular organisms। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आखिर फिर क्या है? देखो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से कंपोज्ड हुई हो, उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स whose body are composed of only one cell are known as unicellular organisms। जैसे एमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, एक्सेट्रा। तो देखो, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें हमें म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स देखने को मिलेंगे।
तो इनमें क्या होता है, इनके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं और इनके रिप्रोडक्शन को ही सेल डिवीजन बोल सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बताता हूं। लुक, this is a bacteria, this is a bacterial cell which is an unicellular organism। तो ये जो एक बैक्टीरियल सेल था, ये अब देखो दो बन गया है। ये जो एक सेल था, ये देखो अब दो बन गया है, विच मीन्स सेल डिवीजन हुआ है। एक सेल से दो सेल बना मीन्स सेल डिवीजन हुआ, विच इज ए इवेंट, एक इवेंट हो गया। ये सेल गिव राइज कर रहा है टू ये दो सेल को, तो ये जो सेल हुआ, इन दोनों सेल्स का जन्मदाता हुआ, सो रिप्रोडक्शन हुआ, सेकेंड इवेंट। ये एक सेल था, यहां दो सेल हुए, तो इंक्रीज हुए नंबर ऑफ सेल्स, विच मीन्स ग्रोथ भी हुआ, थर्ड इवेंट। तो ये जो एक ही डायग्राम है, इसमें हमें रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल गया, इसमें ग्रोथ भी देखने को मिल गया, इसमें सेल डिवीजन भी देखने को मिल गया, विच मीन्स दिस इवेंट्स आर ऑकरिंग टुगेदर। ये इवेंट्स जो हैं ये साथ साथ हो रहे हैं, विच मीन्स दे आर यूनिसेल दिस विच मीन्स दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इवेंट्स अलग अलग होते हैं, और ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हमें देखने को कहाँ मिलेंगे? ये हमें देखने को मिलेंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम हो गए। देखो, सपोज मैं दौड़ रहा हूं और दौड़ते दौड़ते मैं गिर गया, और मेरी ये जो रिस्ट है, इसका जो स्किन है, ये थोड़ा सा छिल गया, तो ये फिर कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है ना? तो ये ठीक कैसे होता है? ये जो स्किन है ये नॉर्मल होता है कैसे, या हील कैसे होता है ये स्किन? देखो, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, तो वो जो डैमेज सेल्स होंगे, उनको वो रिप्लेस करके सेल डिवीजन नया सेल्स बनाएगा वहां पे, और पुराने सेल्स को, डैमेज सेल्स को रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से मेरा जो स्किन पहले जैसे हो जाएगा। तो उस समय क्या मैं रिप्रोडक्शन कर रहा हूं जब मेरा सेल डिवीजन चल रहा है? या उस समय क्या मेरा ग्रोथ हो रहा है? नहीं हो रहा, विच मीन्स ये इवेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। जिस समय मेरा सेल डिवीजन हो रहा है, उस समय जरूरी नहीं कि मेरे बॉडी में रिप्रोडक्शन कर रहा हूं या मेरा बॉडी में ग्रोथ हो रहा हो। सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। In animals, growth occurs only up to a certain age. After that, it stops. Such type of growth is called determinate growth, or we can say it limited growth. जैसे मुझे जब 18-19 साल हो रहा था, मेरा हाइट था 6 फीट। अब 7-8 सालों के बाद मेरा हाइट वही 6 फीट ही रहेगा, मेरा हाइट 8 फीट नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम में ग्रोथ जो है वो एक सर्टन एज के बाद स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सेल डिवीजन जो कि ग्रोथ कराता है बॉडी में, वो होगा, लेकिन वो ग्रोथ करने के लिए सेल डिवीजन बॉडी में नहीं होगा। सेल डिवीजन ऑकर होगा ओनली टू रिप्लेस सेल डिवीजन होगा ओनली टू रिप्लेस डैमेज सेल्स, जो कि डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होगा, लेकिन ग्रोथ कराने के लिए सेल डिवीजन नहीं होगा। इसीलिए हमें एक सर्टन एज के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्लांट्स का केस अगर हम देखें, तो इन प्लांट्स ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। एक प्लांट का एज जितना होता जाएगा, वो हाइट में भी बढ़ता जाएगा और साइडवेज भी बढ़ता जाएगा, गर्थ में भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक प्लांट आसमान तक पहुंच जाए। वो जो ग्रोथ है वो बहुत एक्सट्रीमली, दैट ग्रोथ इज एक्सट्रीमली स्लो, और ऐसे टाइप को ग्रोथ को बोलेंगे हम, जो कि ऑकर करेगा थ्रू आउट लाइफ स्पान, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑब्लिक लिमिटेड ग्रोथ। सो एनिमल्स में हमें देखने को मिल रहा है डिटर्मिनेट ग्रोथ,
या हम कह सकते हैं इसे लिमिटेड ग्रोथ, और प्लांट्स के केस में हमें देखने को मिल रहा है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ। देखो ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी ग्रोथ शो करते हैं। अगर हम ग्रोथ का क्राइटेरिया क्या लें, इंक्रीज इन बॉडी मास, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो शो ग्रोथ इफ वी टेक द क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ एज इंक्रीज इन बॉडी मास। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए सैंड माउंट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में रेत का टीला। ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ये कैसे ग्रोथ शो करेगा बताता हूं। देखो, अगर हवा का झोंका आया, अगर हवा का झोंका आया, अपने साथ और सैंड पार्टिकल लेके आया, और इसके ऊपर और सैंड पार्टिकल एक्यूमुलेट हो गए इस सैंड माउंट के ऊपर, तो इसका जो लेवल इतना था वो सपोज इतना हो गया, तो ये ग्रोथ शो किया या नहीं? ग्रोथ शो किया। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी कि लिविंग थिंग्स भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ शो कर रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो कर रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, देयर लाइज ए मेजर डिफरेंस। ग्रोथ जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है एक्रीशन, दूसरा है इंटस ससेप्शन। ये दो चीज क्या है बताता हूं। देखो, एक्रीशन जो है इट इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एंड इट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। हेलो, growth occurs due to accumulation of material on outer surface of objects। तो ये जो एक्रीशन है ये एक्सटर्नल ग्रोथ है जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं। ऐसा ग्रोथ क्यों होता है? जब मटेरियल आके ऑब्जेक्ट्स के आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाए, जैसे ये सैंड माउंट था, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एयर आया और सैंड पार्टिकल्स इसके ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो गए, तो इसका जो लेवल इतना था ये बढ़ के इतना हो गया। तो ये जो ग्रोथ हुई ये एक्सटर्नली हुई ये ग्रोथ, तो ये हो गया एक्रीशन। अब आओ इंटरसेप्शन पे, एग्जिबिटेड बाय लिविंग organisms and it is internal growth। occurs due to formation of cells inside body। देखो, ये जो इंटरसेप्शन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं, और ये है इंटरनल ग्रोथ। ये क्यों हो रहा है? बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, और सेल का जो नंबर है और सेल का जो साइज है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है। विच मीन्स ग्रोथ जो है वो अंदर से हो रहा है, इट इज ऑकरिंग इंटरनली। सो ग्रोथ कैनॉट बी taken as a defining property of
लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखो, लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा है, नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा है, इसीलिए हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन इंटरनल ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ शो कर सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ये शो नहीं कर सकते। So third characteristic is also over. Now we will move on to the fourth characteristic, which is reproduction. What is reproduction? It is the ability of an individual to give rise to new individual of its own kind. अपने जैसे बच्चे पैदा करना is reproduction. ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन जैसे दिखेगा, बंदर का बच्चा बंदर जैसे दिखेगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसे दिखेगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता जैसे दिखेगा। ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसे बच्चे पैदा करना। सो ये हुआ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक है सेक्सुअल, दूसरा है एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, जिसमें कि फ्यूजन होता है गैमेट्स का। स्पर्म विच इज ए रिप्रोडक्टिव सेल एंड एग विच इज अनदर रिप्रोडक्टिव सेल। ये एक पेरेंट से आया, ये दूसरे पेरेंट से आया, दोनों का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के बाद क्या बना? डिप्लॉयड जायगोट बना। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। वहीं अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। जैसे जैसे फंजाई हो गया। फंजाई रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये जो स्पोर हैं, ये जो स्पोर दिख रहे हैं, ये एक प्रकार के रिप्रोडक्टिव सेल हैं, एंड दिस सिंगल स्पोर इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। ये जो स्पोर है, ये इसके पास इतनी क्षमता है कि ये एक नया इंडिविजुअल खुद बना सकता है। तो यहाँ तो कोई ये फ्यूजन नहीं कर रहा, ये सिर्फ अकेला ही काफी है एक नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए। सो ये हो गया एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज प्लानारिया। प्लानारिया जो है ये रिप्रोड्यूस करता है बाय फ्रेगमेंटेशन। ये जो मेन प्लानारिया है, इसके बॉडी देखो कैसे फ्रेगमेंट्स में टूट गए हैं, कैसे फ्रेगमेंट्स में टूट गए हैं। ये एक फ्रेगमेंट जो है दैट इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्लानरिया। ये देखो, ये जो फ्रेगमेंट है इसने एक नया बना लिया, इस फ्रेगमेंट ने एक नया प्लानरिया बना लिया, इस फ्रेगमेंट ने एक नया प्लानरिया बना लिया। तो ये रिप्रोड्यूस कर रहा है फ्रेगमेंटेशन से। हाइड्रा which is another organism which reproduce by asexual reproduction. This is a hydra. So an outgrowth is formed, an outgrowth is formed from the body wall of hydra. This outgrowth is termed as bud. So this outgrowth will develop gradually into a mini adult, and see this bud is developing gradually into a mini adult, and when this matures completely, when this bud matures completely, then it will detach itself from the parent body. ये detach हो गया ना, ये देखो, ये बर्ड जो पूरा डेवलप हो गया इनटू ए फुल ग्रोन एडल्ट। फुल ग्रोन एडल्ट में डेवलप होने के बाद इसने अपने आप को पेरेंट हाइड्रा से डिटैच कर लिया और ये एक नया हाइड्रा बना लेगा। ये पेरेंट हाइड्रा से इसने एक नया हाइड्रा बना लिया। तो यहाँ भी कोई फ्यूजन नहीं हुई गैमेट्स का, एक ही पेरेंट ने एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे दिया। क्लियर? ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग है, उनके लिविंग लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, फिर ये जो म्यूल है,
ये भी इनफर्टाइल होता है। देखो ये जो म्यूल है ना, ये कैसे फॉर्म होता है? एक मेल डोंकी और एक फीमेल हॉर्स, इन दोनों के बीच में अगर हम मेटिंग करा दें तो ये म्यूल फॉर्म होगा। और ये म्यूल जो है ये होता है स्टेराइल। अगर एक म्यूल को और एक म्यूल के साथ हम मेटिंग करा दें तो रिजल्ट क्या होगा? नो ऑफस्प्रिंग। ये म्यूल बच्चे पैदा नहीं कर सकता क्योंकि म्यूल स्टेराइल है, म्यूल बांझ है, म्यूल इज स्टेराइल। सिमिलरली ये जो हनीबी दिख रहे हैं हमको, ये वर्कर हनीबी और क्वीन हनीबी, ये दोनों फीमेल हनीबी हैं, लेकिन सिर्फ जो क्वीन हनीबी है ये ही सिर्फ एग ले कर सकती है, लेकिन ये वर्कर हनीबी फीमेल होते हुए भी एग ले नहीं कर सकती। इसका अलग काम है जो कि हमें अभी जानना नहीं है। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो हमको तीन केस ऐसे देखने को मिल गया, म्यूल हो गया, फिर हनीबी, वर्कर हनीबी हो गया, फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिल रहे हैं जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन जो है दैट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नो डाउट रिप्रोडक्शन डिस्टिंग्विश कर रहा है लिविंग को नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा ना, लिविंग करता है रिप्रोड्यूस, लेकिन वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता क्योंकि हर चीज जो कि रिप्रोडक्शन कर रही है वो लिविंग है। लेकिन हर लिविंग चीज रिप्रोड्यूस करे ये जरूरी नहीं है, जैसे हमने ये तीनों केस में देखा, म्यूल के केस में, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल के केस में और वर्कर हनीबी के केस में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज मेटाबॉलिज्म। देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। ये सब बायोमोलिक्यूल्स अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय chemical reactions or metabolic reactions. So the sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. Sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये होगा कहाँ पे? ये मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के सेल्स में। सपोज दिस इज अ सेल, है ना? तो यहाँ कोई केमिकल ए और एक केमिकल बी के साथ मिला के सी केमिकल बना सकता है, एक केमिकल ए और एक केमिकल बी के साथ मिला के सी केमिकल बना सकता है, या और एक केमिकल डी ब्रेकडाउन होके, खुद ब्रेकडाउन होके ई या एफ केमिकल बना सकता है। सो मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज एनाबॉलिज्म, वन इज कैटाबॉलिज्म। देखो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, चीजें बनती हैं, चीजों का सिंथेसिस होता है। जैसे यहाँ ए बी के साथ मिलके सी बनाया, सी जो फॉर्म हुआ एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो ये है एनाबॉलिज्म। जैसे बॉडी में कोई एमिनो एसिड और एक एमिनो एसिड के साथ मिलके कोई प्रोटीन बना रहा है, तो ये जो प्रोटीन फॉर्म हुआ दिस इज रिजल्ट ऑफ एनाबॉलिज्म। चीजें बनती हैं एनाबॉलिज्म में। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, चीजें टूटती हैं, ब्रेकडाउन ऑकर्स। जैसे यहाँ डी ब्रेकडाउन होके ई और एफ बनाया, जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। हम जो फूड खाते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स। सो इसीलिए बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस।
सो डाइजेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। डाइजेशन में चीजें ब्रेक डाउन हो रही है, चीजें टूट रही है। जैसे देखो, दिस इज एनाबोलिज्म। यहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, चीजें बनी यहाँ पे। और चीजें बनाने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो एनर्जी गेट्स कंज्यूम्ड इन एनाबोलिज्म। यहाँ देखो कैटाबोलिज्म में एक बड़ा लार्जर मॉलिक्यूल जो है, ये ब्रेकडाउन, ये टूट गया इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और जब भी ब्रेकडाउन होता है तब एनर्जी लिबरेट होता है, एनर्जी गेट्स रिलीज्ड। सो हम ये बोलेंगे कि एनाबोलिज्म में एनर्जी कंज्यूम होता है और कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होता है। आई होप इट इज क्लियर। So metabolism is the defining property of living organism, and no non-living object exhibit metabolism. These metabolic reactions can also be demonstrated outside the body in cell-free system, that is in vitro. Now we will look into two words. What is in vitro and what is in vivo? In vivo क्या है देखते हैं। This is female body. Suppose this is female body. Here the egg of female is placed. स्पर्म आ गया फीमेल बॉडी में और इस स्पर्म ने आके इस एग को फर्टिलाइज कर दिया और जायगोट बना दिया, जायगोट बना दिया। तो ऐसा फीमेल बॉडी में नेचुरली होता है। तो इन विवो का मतलब क्या, जो चीज जहां नेचुरली होती है वहीं हो रही हो, तो डेट इज इन विवो। एंड इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन में। जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, हम एक लैब में टेस्ट ट्यूब लिए और उसमें ये स्पर्म आया और ये एग आया, इनको फ्यूजन कर दिए और जायगोट बना लिए, तो डेट इज इन विट्रो। ये जहां होना चाहिए वहीं नहीं हो रहा। ऐसा फीमेल बॉडी में होता है, लेकिन ये हम फीमेल बॉडी में नहीं कर रही, ये लेबोरेटरी कंडीशन में कर रहे हैं, तो डेट इज इन विट्रो। एंड इन विवो इज जिसे जो नेचुरली जहां हो रहा है वहीं हो रहा हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉन्शियसनेस। So what is consciousness? It is the ability of organism to sense their environment and respond to environmental or external stimuli. ये स्टिमुली क्या होता है? ये स्टिमुली होता है any change in organism's environment which causes the organism to react. organism के environment में कोई भी change जो कि organism को एक response देने पे मजबूर करे, उसको एक reaction या react करने पे मजबूर करे, वो है स्टिमुलस। ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी लाइट, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। सपोज कहीं पे पोल्यूशन है, तो मैंने मास्क पहन लिया, तो मैंने पहले ये एनालाइज किया कि उस जगह का एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूटिंग है, वो सफोकेटिंग है इन नेचर। सो मेरा रेस्पॉन्स क्या था उस एनवायरमेंट के लिए कि मैंने मास्क पहन लिया। सो दिस इज आवर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमारा टच मी नॉट प्लांट है, ये जो टच मी नॉट प्लांट है इसको हम हिंदी में छुई में या लाजवंती भी कहते हैं। तो अगर हम इसको टच करें ना, तो ये अपना जो लीव्स है इसको वो फोल्ड कर देता है। तो ये उसका रेस्पॉन्स है हमारे, हम इसको टच किए तो उसका रेस्पॉन्स क्या है, वो अपने लीव्स को फोल्ड कर दे रहा है। हमारा टच का जो स्टिमुलस है उसके रेस्पॉन्स में ये अपने लीव्स को फोल्ड कर दे रहा है। सो दिस इज ऑल्सो शोइंग कॉन्शियसनेस। And human is the only organism who is aware of himself, that is human has self consciousness. Human
हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? देखो, जैसे अभी तुम क्लास कर रहे हो और तुम्हें पेशाब आया, तो तुम क्लास टीचर से या टीचर से परमिशन लेके वॉशरूम जाओगे या क्लास में ही पेशाब कर दोगे? क्या करोगे? क्लास में तो पेशाब नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सब हंसेंगे। राइट ऑप्शन क्या है? परमिशन लेके बाथरूम में जाके पेशाब करना। क्लास में इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे में सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सबको लेके हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। इसीलिए हम क्लासरूम में पेशाब नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी कुत्ते का बात करें या किसी गाय का बात करें, उनको तो तुमने देखा होगा कि रोड पे भी या कहीं पे भी कोई जा रहा हो या ना भी जा रहा हो, तो वो लोग मल मूत्र त्याग कर देते हैं। वो इसीलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इसकी वजह से हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। और जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। तो कोमा पेशेंट्स को हम लिविंग में लेंगे या नॉन लिविंग में लेंगे? उनको ना तो लिविंग में लिया जाएगा ना ही नॉन लिविंग में लिया जाएगा। उनके लिए एक टर्म यूज होता है, ब्रेन डेड। ए टर्म कॉल्ड ब्रेन डेड इज यूज्ड फॉर देम। उनको ना लिविंग में लेते हैं ना नॉन लिविंग में लेते हैं, उनको ब्रेन डेड बोलते हैं हम। So this sixth characteristic is also clear. Now we move on to the seventh characteristic, which is aging. Aging क्या है? Progressive decline in the structure and function of an organism. देखो, हम जब यंग होते हैं तब हमारा स्किन कैसे, देखो अभी कितना यंग है, इसमें कुछ झुर्रियां वुर्रियां नहीं पड़ेगी चेहरे में भी, और बाकी स्किन में भी ऐसे लूज नहीं हो जाएगा स्किन, अभी टाइट स्किन है। लेकिन जब धीरे 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 थोड़ा ज्यादा एज होते जाएगा हमको, तब ये बूढ़े लोगों का स्किन देखना कैसे कैसे हो गया होता है, उनका अपीयरेंस कैसे स्किन का चेंज हो गया होता है। वो किस लिए होता है? दैट इज ड्यू टू एजिंग। डिक्लाइन हो रहा है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो डिक्लाइन हो रहा है। स्किन स्किन के स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, जितने दांत होंगे सब झड़ जाते हैं, तो वो डिक्लाइन हुआ ना स्ट्रक्चर में। और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या डिक्लाइन है? जैसे अभी हमारा एनर्जी लेवल ऑप्टिमम है, हम आराम से खेल कूद कर पा रहे हैं, सीढ़ी से आ जा पा रहे हैं दौड़ दौड़ के भी। लेकिन कोई बूढ़ा आदमी ऐसा कर पाएगा क्या? वो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो फंक्शन करने की एबिलिटी है उसमें कमी आई है, उसमें डिक्लाइन आया है। किस वजह से? एजिंग की वजह से। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तो एजिंग शो करते हैं, इसीलिए ये उनका एक फीचर है, एजिंग। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका तो कोई एजिंग शो करेंगे ही नहीं वो लोग। तो दिस स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरंटोलॉजी। नाउ we will study about the last characteristic, which is death. Hello. Death is defined as the ultimate termination of functional life. देखो,
अभी हम जिंदा हैं, हम अपने काम कर पा रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। अगर हमारे ये जो लाइफ जो कि फंक्शनल है, इस पे अगर फुल स्टॉप लग जाए तो हमारा काम तमाम हो गया, हमारा डेथ हो गया। एंड वी नो दैट डेथ इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। डेथ जो है ये सबसे बड़ा सत्य संसार का है, क्योंकि जिस किसी ने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। एंड स्टडी ऑफ डेथ इज नोन एज थानाटोलॉजी। कैन यू से व्हाई डेथ इज नेसेसरी? देखो, डेथ क्या करता है, डेथ होने से फायदा क्या है? देखो, इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग। अगर कोई मरा ही नहीं तो हर जगह तो सब बढ़ते जाएंगे। अगर ह्यूमंस नहीं मरे तो हर जगह ह्यूमंस ह्यूमन ह्यूमंस, एनिमल्स नहीं मरेंगे तो हर जगह एनिमल्स एनिमल्स एनिमल्स। तो ऐसा तो सब बढ़ता जाएगा ना। तो इसीलिए संसार में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए डेथ का होना जरूरी है। डेथ एक बैलेंस मेंटेन करता है संसार में। और ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा ही, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एस जो भी जन्म लेता है वो मरता है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो नहीं करेंगे डेथ। सो टुडे, for today, this much only.